हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 9, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और ये आज का लेक्चर जो है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो हम लोग समझते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, क्योंकि ये भी एक वेव फेनोमेना ही है। इससे पहले हम लोग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को देख चुके हैं और आज ये लास्ट हो जाएगा पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरह से लाइट को जो है सो पोलराइज होते हैं, अनपोलराइज होते हैं। और उनसे पहले हम लोग बात करेंगे जो वेव थ्योरी जब आया था तो उसके ऊपर। तो सबसे पहले वेव थ्योरी लेकर के आए थे हाइजेंस। तो हाइजेंस के अकॉर्डिंग जो होते हैं कि लाइट का जो एजम्पशन माना गया था वो वेव है, और वेव दो तरह के होते हैं आप जानते हैं, एक मैकेनिकल वेव होते हैं और एक नॉन मैकेनिकल वेव होता है। तो हाइजेंस के अकॉर्डिंग जो वेव है, मतलब ये लाइट जो है, मतलब जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग सारे लाइट के बारे में बात पढ़ रहे हैं। तो लाइट को इन्होंने मान लिया था कि एक मैकेनिकल वेव है। आप जानते हैं कि मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्होंने ये भी बताया था कि पूरा यूनिवर्स में जो है सो एक मीडियम फैला हुआ है, जिसको इन्होंने ईथर भी कहा था। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा लिख करके ही समझते हैं। तो सबसे पहले हाइजेंस थ्योरी आया था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी, क्योंकि अब हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है सो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर इसके अंदर पाया जाता है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर इन्होंने मान लिया था कि लाइट है वो मैकेनिकल वेव है। तो मैकेनिकल वेव पहला मान लिया इन्होंने, जो कि हम लोग अब जानते हैं कि ये मैकेनिकल वेव नहीं होकर के ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये एक ऐसा वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम के पार्टिकल चाहिए, तो इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नीड मीडियम। और जब लोगों ने इनसे सवाल भी किया कि जैसे कि सन से बहुत सारे रेडिएशन आते हैं, तो उन्हें मोस्टली हम लोग लाइट के बारे में बात करेंगे। तो सन से लेकर के अर्थ तक जो लाइट आती है तो वो कैसे पहुंचता है, तो इन्होंने बताया था कि जो पूरा जो यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम फैला हुआ जिनका नाम इन्होंने ईथर दिया था। और ये मीडियम के बारे में इन्होंने ईथर बात किया, जो कि लास्ट में ये गलत हो गया कि ईथर कोई वेरीफाइड चीज़ नहीं है। ये वैक्यूम जहाँ पे है तो वहाँ पे ईथर भी नहीं पाया जाता है। तो ये फिर बाद में जाकर के फेल हो गया। तो दूसरा नेचर इन्होंने मान लिया था कि जो लाइट का जो नेचर होता है वो वेव के अंदर होता है दो नेचर, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। तो इनके अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव था, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल के वेव के बारे में जानते हैं आप लोग, जैसे कि वेव ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में। अगर वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है तो इसके मीडियम के पार्टिकल जो ये भी ऑसिलेट इसी वेव के डायरेक्शन के अलोंग ही करता है। जैसे कि अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो अगर वेव इस तरह चल रही है तो मीडियम के पार्टिकल इस वेव के अलोंग ही ऑसिलेट करता है। और ट्रांसवर्स वेव में जानते हैं कि जैसे कि ये वेव ट्रेवल कर रही है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल जो होते हैं या पार्टिकल जो भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग वेव में देखे थे कि वहाँ पे कोई मीडियम के पार्टिकल है और मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करता है इस प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, और उसमें मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं वो क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हैं। सॉरी, क्रेस्ट नहीं, इसमें कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन होता है। तो इस तरह से मान लेते हैं कि जैसे कि अगर ये वेव का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ वेव या वेव प्रोपगेशन कह सकते हैं। तो इस तरफ अगर चल रही है तो वेव यहाँ पे मोस्टली लाइट ही है, तो इसमें मीडियम के पार्टिकल है। जैसे कि मान लीजिए कि मीडियम के पार्टिकल जो ऑसिलेट करेंगे वो इस तरह से करेंगे, ये इसी डायरेक्शन में, मतलब वेव के एलोंग ही करता है। तो ऐसे वेव को हम लोग मैकेनिकल वेव, सॉरी ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर आता है। तो लास्ट में ये थ्योरी गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल वेव है नहीं, लेकिन 1873 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका हम लोगों ने नाम सुन चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो उन्होंने बता दिया था कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मैक्सवेल जो है सो इसको प्रूफ कर दिया था कि ये लाइट का नेचर जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है। और ये इसी फेनोमेना, क्योंकि ये जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो होती है वो मैकेनिकल वेव नहीं बल्कि नॉन मैकेनिकल वेव और ट्रांसवर्स नेचर मान करके ही प्रूव किया जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं
लेटर ऑन it was discovered light is नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना गया है। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसा वेव जिसको मीडियम की पार्टिकल की जरूरत नहीं होती, मतलब इसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में EMW भी लिखा जाता है। कहीं पे अगर आप EMW देख रहे हैं तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नोटेशन होता है। और ये जो वेव होते हैं ये नॉन मैकेनिकल होते हैं, नॉन मैकेनिकल। और नॉन मैकेनिकल वेव को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो जितने भी सन से आने वाले लाइट होते हैं अर्थ जो पहुंचता है उसमें किसी भी तरह का अब यहाँ पे कोई बाधा नहीं रहा कि किस तरह से ये ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा होता है कि जो वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है जहाँ पे कोई मीडियम प्रेजेंट ना हो। और दूसरा इन्होंने बात जो एकदम मतलब प्रूफ हुआ कि लाइट का नेचर जो है वो ट्रांसवर्स नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर है। तो ये ट्रांसफर नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर के बारे में बात किए थे अभी कि जैसे कि लाइट इस तरह ट्रेवल कर रहा है तो मीडियम या अगर कोई पार्टिकल जो ऑसिलेट करता है, जैसे ऑसिलेशन जो होती है वो इस तरह से होता है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो ऑसिलेट करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड करता है। तो जैसे प्रोपेगेशन ऑफ वेव इस तरह से है तो मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी रहेगा और इस वेव प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इसको अगर हम दिखाना चाहें सिंपल, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है, ये मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। और यहाँ पे वेव जब भी बात करें तो लाइट के बारे में समझना है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट करेगा, अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग ऑसिलेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से दिखा दिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है कुछ इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम लोग वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग ऑसिलेट करता है, तो ये अंदर बाहर ऑसिलेट करेगा। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको तिरछा करके दिखाते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि जनरली ये बात करें तो ये जेड एक्सिस में होगा, ये अंदर बाहर ऑसिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट कर रहा है, और जो वेव का डायरेक्शन है प्रोपेगेशन करने का या लाइट चलने की वो एक्स में है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो लाइट का जो ट्रेवल करने का डायरेक्शन है उसमें जो ऑसिलेशन हो रही है उसके परपेंडिकुलर होता है। जब परपेंडिकुलर ऑसिलेशन होता है तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स नेचर कहते हैं, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर जो है सो डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि ये लाइट का नेचर नहीं है। अब लाइट के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि लाइट ट्रांसवर्स नेचर का है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्योंकि हम लोगों को पढ़ना था पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो ये बात करना जरूरी इसलिए हो गया था कि यही नेचर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन का डायरेक्शन अगर फिक्स किसी पार्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में होता है तो उसको पोलराइज लाइट कहते हैं। और जब ये किसी जैसे कि अभी देख रहे हैं कि ये इस तरह से वेव चल रहा है तो यहाँ पे एक प्लेन है, तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग जो है इसके ऊपर बात करेंगे। तो फिलहाल इसको रहने दीजिए, तब तक इसको नोट कीजिए, हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। नोट कर लिए। तो अब हम लोग देखेंगे दो तरह के लाइट को, अनपोलराइज लाइट को और पोलराइज लाइट को। तो अभी चलिए उसको देख लेते हैं। तो हेडिंग लगाइए अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज लाइट को पहले समझते हैं, उसके बाद अनपोलराइज लाइट से ही पोलराइज लाइट हम लोग बना लेंगे।
तो अनपोलराइज लाइट्स को बताने के लिए बात करें कि अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी देख रहे थे कि जैसे वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट करती है इस प्रोपगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में, तो आप जरूरी नहीं है कि ये वाई एक्सिस में ही प्रोपेगेट करे, मतलब वाई एक्सिस में ही ऑसिलेट करे। तो जैसे कि ये इस तरफ से ट्रेवल कर रही है, जैसे कि एक्स में जा रहा है, तो वाई जेड को बनाने वाली प्लेन अगर जो होगा तो उसमें किसी भी में कर सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल सीधा है, जैसे मान चलिए जो भी लाइट इमिट होता है वो एटम से होता है, क्योंकि जनरली बहुत सारे जितने भी लाइट का सोर्स है वो एटम में होता है। तो अगर एक एटम से मान के चलिए एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन है ये वाई में हो रहा है, अगर दूसरा एटम है तो उसका भी प्रोपगेशन इस तरफ होगा, लेकिन वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर होगा। जरूरी थोड़ा है कि वाई में ही हो, वो जेड में भी हो सकता है। और तीसरे एटम की वजह से, अगर तीसरा एटम है तो अगर फिर भी वो लाइट का जो ट्रेवल करना डायरेक्शन होगा वो एक्स में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये वाई और जेड को मिलाने वाली किसी और प्लेन में हुआ। तो इसी तरह से जो लाइट सोर्स होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो वो एटम्स के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है वो रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे कि ये लाइट ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इनके पर जैसे कि परपेंडिकुलर एक प्लेन लेंगे तो उस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन हो सकते हैं उन सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और समझेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे अनपोलराइज लाइट को। अनपोलराइज लाइट, तो यहां से लिख सकते हैं इन विच वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या, इन विच वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अकर्स इन सिमेट्रिकली, ये सभी डायरेक्शन में जो होता है सिमेट्रिकली होता है, सिमेट्रिकली ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन प्लेन परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में इस तरफ से ले सकते हैं, प्लेन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो यहाँ पे जो कह रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइट है वो कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, यह है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, या वेव की बात देखिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब हम लोग इसको अगर V से या C से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरफ जो होगा वो लाइट को ट्रेवल करने डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट करती है तो इसके ऊपर एक प्लेन परपेंडिकुलर बनाना है, जैसे कि ये x में चल रहा है तो इसके ऊपर प्लेन परपेंडिकुलर बनाना है, तो एक ऐसा प्लेन बनाना है कि जो इसके परपेंडिकुलर हो। तो मान लिए कि यहाँ पे एक प्लेन बना लें, इस तरह से एक प्लेन बना लें कि जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर आप देखेंगे तो ये प्लेन जो है सो अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ दिखा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन इस तरह भी हो रहा है और जो इस तरह भी हो रहा है और इस तरफ भी हो रहा है और ये इस तरफ भी हो रहा है। मतलब जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन हो सकते हैं सभी डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है तो ऐसे लाइट को हम लोग अनपोलराइज लाइट कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग अनपोलराइज लाइट। अगर इसको मान के चलिए हम अगर थोड़ा और क्लियर विजन में देखना चाहें इसी को, तो मान लेते हैं कि जो वेव है वो कुछ बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब अंदर से अगर बाहर आ रहा है मतलब लाइट, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसी एक प्लेन में होगा, तो हम सर्कुलर प्लेन मान लेते हैं।
कि ये एक मान लिया कि एक सर्कुलर प्लेन है, जैसे कि ये लाइट आ रही है बाहर की तरफ, लाइट जब बाहर की तरफ आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन होगा वो हर डायरेक्शन में होगा और वो सिमेट्रिकली होगा। तो इस तरह से मतलब जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन हो सकते हैं सभी डायरेक्शन में होगा। तो इसी अनपोलराइज लाइट को अगर हम देखेंगे सामने से तो जो हो रहा है ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मतलब जो है सो सिमेट्रिकली सभी पॉसिबल डायरेक्शन में होता है तो ऐसे लाइट को हम लोग कहते हैं अनपोलराइज लाइट। तो अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि अनपोलराइज लाइट में जनरली बात जानते हैं कि जैसे कि लाइट ट्रेवल करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑसिलेट करता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो लाइट के ट्रेवल करने के एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक प्लेन लेंगे, उस प्लेन के हर पॉसिबल डायरेक्शन में जब लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है तो ऐसे लाइट को हम लोग कहते हैं अनपोलराइज लाइट। अभी यहाँ बात यही लिखे हैं जैसे कि अनपोलराइज लाइट या लाइट इन विच वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स अकर्स इन सिमेट्रिकली ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन प्लेन, ये प्लेन है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। आप लोगों को शायद आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो अनपोलराइज लाइट क्या होता है। तो अब हम लोग जो है सो पोलराइज लाइट को समझने के लिए इसी अनपोलराइज लाइट से कन्वर्ट करेंगे पोलराइज लाइट के में। तो उसके लिए हम लोग एक मान के चलिए डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको पोलराइजर कहते हैं या पोलराइड्स कहते हैं। तो इनको मिटा करके हम लोग आप देखते हैं पोलराइज या पोलराइडर। तो आप देखिए इस तरह का डायरेक्शन अगर कभी देखा रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये अनपोलराइज लाइट का है। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए पोलराइजर या इसी को किताबों में पोलराइड्स भी कहता है। पोलराइजर या इसी को पोलराइड्स भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल क्या रहता है, जो अनपोलराइज लाइट है उसको कन्वर्ट करते हैं पोलराइज लाइट में। तो इसका मतलब यहाँ आप लिख सकते हैं इट इज यूज टू, मतलब देखिए अनपोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट में बदलने के लिए बहुत सारे तरीका है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक तरीका फिर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। तो सबसे आसान तरीका ये है कि एक डिवाइस लगा देंगे जिसका नाम पोलराइड्स है उसके सामने, तो सिर्फ उन्हीं डायरेक्शन मतलब लाइट को अगर पास कर देगा जो उसको निकलने के बाद जो इमरजेंट लाइट निकलेगा वो सारे के सारे जो हो जाएंगे वो पोलराइज हो जाएंगे। तभी देखेंगे भी फ्यूचर में। इट इज यूज टू कन्वर्ट अनपोलराइज्ड लाइट टू पोलराइज्ड लाइट। ये पोलराइड जो होते हैं इसके अंदर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं और वो हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं। और इसके पास जैसे कि लॉन्ग, जैसे कि अगर हम देख लेंगे एक प्लेन है, ये एक टाइप का जो है सो प्लेन होता है। पहले इसको लिख लेते हैं उसके बाद समझेंगे। थोड़ा यहीं पे कलर बदल देते हैं। इसके अंदर लिख सकते हैं इट कंजिस्ट लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के होते हैं। जनरली लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल हम जो लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होने वाला है वो हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन आप लोग समझते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर कंपाउंड बना है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मॉलिक्यूल अलाइंड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल जो होता है टोरमलिन क्रिस्टल होता है। जैसे एग्जाम्पल एक देख रहे हैं इसका, तो पहला देखेंगे तो टोरमलिन क्रिस्टल, इसका नाम आप लोग नहीं सुने होंगे। एक और हम लोग लेंगे जिसका नाम पहले से आप लोग सुन रखे हैं। जैसे अगर केमिस्ट्री पढ़े हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वहाँ पे पढ़े होंगे एक निकोल प्रिज्म होता है। निकोल प्रिज्म जो होता है वो भी पोलराइड की तरह बिहेव करता है। दूसरा निकोल प्रिज्म, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि अभी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट कुछ इस तरह से था। मान लीजिए कि ये लाइट को प्रोपगेट करने का डायरेक्शन है।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब इस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट कर रही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक प्लेन लिए थे, उस प्लेन के ऊपर देखे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मान लिया कि कुछ इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, कुछ इसमें भी, कुछ इसमें और कुछ इस तरह से। मतलब ये बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना दिखाए हैं तो ये काफ़ी है। ये है अनपोलराइज लाइट, ये जो है अनपोलराइज लाइट है। और यहाँ इसके सामने हम लोग लगाएंगे एक पोलराइड्स। तो अगर चाहें तो इसको थोड़ा हम सर्कुलर ही दिखाएंगे ताकि क्लियर रहे। तो ये जो भी सिमेट्रिकल, देखिए जो भी प्लेन लेंगे जरूरी थोड़े कि रेक्टेंगुलर ही हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पोलराइड जो इस्तेमाल करेंगे उसका भी शेप मानने वाले हैं कि जो वो सर्कुलर है। तो जो अभी प्लेन लेंगे वो भी सर्कुलर रहेगा, तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। तो मान लेते हैं कि एक ये सर्कुलर प्लेन में ये ऑसिलेट कर रहा है, तो यहाँ ये अनपोलराइज लाइट है, इसके सामने लगा देंगे एक पोलराइड्स। अगर पोलराइड लगाएंगे तो उसके बाद जो उससे लाइट निकलेगी तो उनमें सिर्फ वही वाइब्रेशन होगा जो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक पोलराइड्स लगा देते हैं। तो पोलराइड के पास होता है पास एक्सिस, मान लीजिए कि कुछ इस तरह से होता है, इसको कहते हैं पास एक्सिस। अब जो भी पास एक्सिस के अलोंग वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही पास कर पाएगा। ये है पोलराइड। अब मान चलिए कि ये पास एक्सिस है, तो इस पास एक्सिस से हो करके जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा तो उनका जो डायरेक्शन होगा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो वो पार्टिकुलर डायरेक्शन जो होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जो लाइट वाइब्रेशन निकला इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही लाइट को हम लोग कहते हैं पोलराइज लाइट। इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये जो आ गया अब पोलराइज लाइट। तो आप देखिए अनपोलराइज लाइट का इस्तेमाल करके हम लोग, जैसे अनपोलराइज लाइट था उसके सामने रख दिया एक पोलराइड, तो पोलराइड कन्वर्ट कर दिया है अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में। तो यहाँ से जो है सो आपको पता चला है कि पोलराइड क्या है, एक तरह का डिवाइस है जिसका काम ही होता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं कि ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है, लेकिन ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें अनपोलराइज लाइट का, पोलराइज लाइट का डेफिनेशन, तो उसको लिख सकते हैं एक अनपोलराइज लाइट के सामने हम लोग पोलराइड लगा देते हैं। पोलराइड के लगाने के बाद क्या हो जाएगा कि जो भी लाइट है वो सारे के सारे पोलराइज्ड हो जाएगा। तो जो पोलराइज लाइट होते हैं उनमें देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन जो है सो अभी जो हो रहा है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब प्रोपगेशन ऑफ वेव ये हो गया है। तो उसके प्लेन के मतलब इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन लेंगे तो उस प्लेन में सिर्फ एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से। अगर यहाँ पे जितने भी, जैसे मान के चलिए जो वर्टिकल था वो तो पास कर जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल है, जैसे कि जो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन है वो सारे के सारे कट हो जाएंगे। लेकिन जब जैसे कि मान लीजिए कुछ इस तरह के हैं या कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह है, तो ऐसे जो वाइब्रेशन हो रहा है उनका वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब जो पास एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा वो पास कर जाएगा, और जो उसके हॉरिजॉन्टल मतलब उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, जैसे कि ये पास एक्सिस है, तो अगर इस तरह का लाइट है वाइब्रेशन है तो इस तरह के वाइब्रेशन का दो कंपोनेंट होगा, एक तो पास एक्सिस के अलोंग होगा और एक जो होगा उसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कट जाएगा और जो उसके अलोंग होगा वो पास हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो इंटेंसिटी अगर आई नॉट इसका मानेंगे तो यहाँ से जो निकलने वाला होता है वो I0/2 होता है। इसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे। फिलहाल इतना हम लोग समझ लिए कि एक अनपोलराइज लाइट के सामने पोलराइड को रख देते हैं तो वहाँ से जो लाइट पास करती है सारे के सारे पोलराइज लाइट हो जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से पोलराइज लाइट की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ से हम लोग पोलराइज लाइट लिख सकते हैं। तो पोलराइज लाइट, तो इसमें लिख सकते हैं लाइट इन विच वाइब्रेशन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आकर्स, आप क्या कहेंगे, सिमेट्रिकली ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये नहीं होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, आकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन इन प्लेन परपेंडिकुलर को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, तो ये पोलराइज लाइट हो चुका है। अनपोलराइज लाइट के सामने एक पोलराइड को लगा देंगे तो उस पोलराइड से पास करने के बाद जो लाइट आती है वो पोलराइज लाइट कहा जाता है। अब जरूरी नहीं कि पास एक्सिस इस तरह से ही हो, अगर पास एक्सिस को हम लोग चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं। इसे मान करके चलिए इसका डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं हम लोग, जैसे कुछ इस तरह से है, तो अब इसका डायरेक्शन अगर मान लीजिए हॉरिजॉन्टल कर दिए, इसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो इनसे जो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा वो कुछ इस प्लेन में होगा, इस तरह से होगा। तो ये आपको सिर्फ सामने से एक पॉइंट की तरह दिखेगा, ये आपको एक पॉइंट की तरह दिखेगा कुछ इस तरह से। आप समझ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन हो रहा कुछ इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिर्फ अंदर बाहर आता हुआ जाएगा, तो सामने से देखेंगे तो एक आपको पॉइंट दिखेगा। तो ये अनपोलराइज लाइट से हम लोग पोलराइज लाइट को कन्वर्ट कर चुके हैं। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है कि डिस्टिंग्विश करने के लिए कहा जाता है कि कैसे पोलराइज लाइट को अनपोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब देखते हैं। क्वेश्चन है, जनरली ये सब बोर्ड एग्जाम में आते ही रहता है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलराइज लाइट, या पहले अनपोलराइज ले लेते हैं, बिटवीन अनपोलराइज्ड कोमा पोलराइज्ड। एक इन दोनों के बीच में भी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पार्शियल पोलराइज, मतलब वो कंप्लीटली अनपोलराइज है ना ही तो कंप्लीटली पोलराइज है, तो ऐसे लाइट को कहेंगे पार्शियली पोलराइज एंड पार्शियली पोलराइज लाइट। तो देखिए, देख के तो हम लोग इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग अभी पढ़े हैं पोलराइड। तो जो पोलराइजर इसके सामने जब लगाएंगे तो इसका इंटेंसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं किस तरह से, एग्जाम्पल में पहले लिखते हैं किस तरह से चेंज आएगा। तो पहले हम लोग अनपोलराइज लाइट को लेते हैं। तो अनपोलराइज लाइट को आप देखिए अभी, तो अभी हम लोग दिखाते हैं जैसे कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है कुछ इस डायरेक्शन में, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। तो जनरली हम लोग इसको V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस तरफ जो है सो लाइट ट्रेवल कर रही है। तो अनपोलराइज लाइट को अगर दिखाएंगे तो यहाँ पे अनपोलराइज लाइट को एक प्लेन बना देते हैं, अभी भी सर्कुलर ही प्लेन लेते हैं। थोड़ा सा इसको सही से कर देते हैं। ये एक सर्कुलर प्लेन ले लिए जो कि इस तरह से, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इस तरह से है, और यहाँ पे जो प्लेन लिए हैं वो इस तरह से। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन जो होगा वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, फिर ये इस तरह से होगा, मतलब जितने पॉसिबल डायरेक्शन हो सकता है उन सभी में होगा। तो इनके सामने हम लोग एक पोलराइड रखेंगे। तो इसको अगर चाहें तो थोड़ा और बना सकते हैं, मान लीजिए कि कुछ इस तरह से है, मतलब आप समझ लीजिए कि जो जितने वाइब्रेशन हो रहे हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर एक, जैसे ये
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन लेंगे तो उस प्लेन के अंदर जो वाइब्रेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में हो रहा है। और इनके सामने ये क्या है, अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट। इनके सामने हम लोग लगाएंगे पोलराइड्स। तो पोलराइड के पास होता है पास एक्सिस, तो जनरली आप जानते हैं कि ये पास एक्सिस है, ये पास एक्सिस है। तो इनसे गुजरने के बाद जो लाइट होती है वो पोलराइज हो जाता है और उसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये लाइट पोलराइज हो चुका है। और ये बीच में जो है वो पोलराइड्स है, ये है पोलराइड, जिसका काम होता है अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना, मतलब पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना। तो अगर इंटेंसिटी इसका हम आई मान लें, यानी कि इंटेंसिटी अगर इसका आई है, जैसे कि आई नोट रख लेते हैं, तो अनपोलराइज लाइट का अगर इंटेंसिटी आई नोट है तो यहाँ से जो निकलती है पोलराइज लाइट, इसका इंटेंसिटी आई नोट बाय 2 हो जाता है। अब देखिए दिमाग में कन्फ्यूजन होगा कि अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे सामने एक खिड़की नुमा स्ट्रक्चर है जो पोलराइड के अंदर बना रहता है और यहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है और जैसे कि जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करने के साथ साथ ये आगे बढ़ता भी है। तो इनसे होकर के जब गुजरेगा तो दिमाग में चल रहा होगा कि सिर्फ ये वर्टिकल कंपोनेंट पास करेगा, बाद बाकी जो टेढ़ा है वो जाके फंस जाएगा, उससे कट जाएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ समझ सकते हैं कि इनका जैसे कि ये वेक्टर है, क्योंकि जनरली जो भी वाइब्रेट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में स्प्लिट किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट, जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट यहाँ पे देखेंगे तो अगर कुछ इस तरह से, अगर कुछ इस डायरेक्शन में है तो इसका 2 कंपोनेंट टूटेगा, एक तो वर्टिकल टूटेगा और एक हॉरिजॉन्टल टूटेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल है वो तो पास नहीं कर पाएगा, लेकिन जो कंपोनेंट वर्टिकल होगा वो तो पास कर पाएगा। तो इसी तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो इसी तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसका इंटेंसिटी आई नोट है तो पोलराइज से गुजरने के बाद जो लाइट मिलती है पोलराइज लाइट, उसका इंटेंसिटी आई नोट हो जाता है, सॉरी आई नोट बाय 2 है। अब मान करके चलिए हम इस पोलराइड को रोटेट करना स्टार्ट कर दें, इस पोलराइड को रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे तो इंटेंसिटी चेंज होगा या नहीं, तो थोड़ा सोच करके आप लोग बताइए। जैसे देखिए इंटेंसिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसे कि इसको हम अगर चेंज करेंगे तो यहाँ तो जितने भी वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो रही है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो उसका टेढ़ा वाला जो है सो वो सारे के सारे जो टिल्ट पार्ट है वो टिल्ट पार्ट इससे पार कर जाएगा और इसका जो टिल्ट की डायरेक्शन में होगा वो पार कर पाएगा और उसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में होगा, मतलब उससे जो परपेंडिकुलर होगा इस पास एक्सिस से, वो कट जाएगा। तो इसी तरह से अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में देख लेंगे तो इसका इंटेंसिटी चेंज नहीं होने वाला है। देखिए हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा है। अगर हम सामने पोलराइड अगर वर्टिकल रखें चाहे टेढ़ा कर रखें चाहे हॉरिजॉन्टल रखें, किसी भी डायरेक्शन में रखेंगे तो इनसे जो लाइट पास करेगा वो 50% हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 100 था तो पोलराइजर लगा देंगे तो इसके बाद जो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो 50 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 100 था तो 50 हो जाएगा। अगर इसको हम टिल्ट करते भी जाएंगे तो इसके इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर टेढ़ा करेंगे तो इस टेढ़े के डायरेक्शन मतलब इस टिल्ट डायरेक्शन में जो भी होगा वो पास कर जाएगा और बाद बाकी जो इसके एलोंग होगा कंपोनेंट, मतलब बाद बाकी का कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे जो इसके एलोंग होगा वो पास करेगा, जो इसके हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा वो कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो है सो इस तरह से बता सकते हैं, इन unpolarized light on rotating, यहाँ पे on rotating polarized the intensity
पे थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, द इंटेंसिटी। आप देखिए इमरजेंट ले, इस पास एक्सिस या पोलराइड से गुजरने के बाद जो भी लाइट आएगा उसको हम लोग कहते हैं इमरजेंट लाइट। द इंटेंसिटी ऑफ इमरजेंट लाइट रिमेन सेम। आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसे एक पोलराइड को अगर हम टिल्ट करेंगे, जैसे इसको रोटेट करना चाहेंगे, तो रोटेट करने के बाद भी अगर देखेंगे तो जितने भी इसके एलोंग कंपोनेंट, मतलब जब भी इस डायरेक्शन को रोटेट करेंगे तो उसके एलोंग जो होगा वो पास कर जाएगा, बाद बाकी का सारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब उसके एलोंग जो कंपोनेंट बनेगा वो पास कर जाएगा और सभी का इंटेंसिटी आई नॉट हो जाएगा। उसी तरह से ये तो हो जाएगा अनपोलराइज लाइट। उसके बाद हम लोग लेते हैं पोलराइज लाइट। तो पोलराइज लाइट को आप जानते हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी देखे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये पोलराइज लाइट, ये कैसे आया होगा पता है आप लोगों को, क्योंकि सामने एक अनपोलराइज लाइट को रखेंगे, लाएंगे और उसके सामने एक पोलराइज लगा देंगे। तो पोलराइज लगाने के बाद जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से है। तो ये है पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट है। इसके सामने हम लोग एक पोलराइड रखते हैं और उसका डायरेक्शन जो रखते हैं इसका पास एक्सिस का भी फिलहाल इसके एलोंग ही रख रहे हैं। तो ये है पोलराइड। तो अभी देख रहे हैं, अगर इसका इंटेंसिटी आई नॉट है, ये है प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव है या लाइट कह सकते हैं। अगर इसका इंटेंसिटी आई नॉट है तो अभी देख रहे हैं कि जितना भी कंपोनेंट है जो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है वो सारे के सारे पास एक्सिस के लोग हैं, तो वो 100% पास कर जाएगा। देखिए दिमाग में ये नहीं चला जाएगा कि जो खिड़की है उससे टकरा जाएगा, उससे नहीं होता है। जो भी अगर मान के चले इस तरह से है तो खिड़की में एक भी टकराएगा नहीं, सारे के सारे लाइट पास कर जाएगा। तो पोलराइज लाइट को अगर हम देख रहे हैं कि इसके डायरेक्शन में ही, मतलब जो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन में अगर पास एक्सिस को रखते हैं तो इनसे जो गुजरने वाली लाइट है वो के सारे पास हो जाते हैं। अगर यहाँ हम 3 से दिखाए थे तो इसको पास होने के बाद भी 3 से दिखाएंगे। तो इंटेंसिटी देख रहे हैं कि इस बार सेम रहेगा, तो इंटेंसिटी जो हो जाएगा इसका आई नॉट ही रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पोलराइज लाइट में कि अगर पास एक्सिस को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन के डायरेक्शन में रखते हैं तो इंटेंसिटी सेम आता है। अब देखते हैं इसको हम रोटेट करेंगे। अगर जब रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो देख रहे हैं कि जैसे रोटेट करेंगे तो इसका जो कंपोनेंट टूटेगा। मतलब अगर इसको रोटेट कर रहे हैं, जैसे कुछ इस तरह डायरेक्शन में कर दिए तो इसका कुछ कंपोनेंट डायरेक्शन में होगा, तो कंपोनेंट जो होगा वो उसका इंटेंसिटी आई नॉट से कम ही हो जाएगा। इसको घुमा करके मान चलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल कर दिए। अब इस पोलराइड को कुछ इस तरह से कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि ये पोलराइड था, इस पोलराइड का जो पास एक्सिस है कुछ इस तरह से हो चुका है। अगर इस तरह हो जाएगा तो जो भी लाइट पास करेगा उसका इंटेंसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा था वो वर्टिकल कंपोनेंट में हो रहा था, लेकिन हम इसको टिल्ट करके कुछ इस डायरेक्शन में कर दिया। तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो होने वाला है वो फिर 0 हो जाएगा। इंटेंसिटी जो आई का वैल्यू होगा वो आई इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पोलराइज लाइट में क्या हो रहा है कि जैसे ही हम रोटेट कर रहे हैं पोलराइड्स को तो यहाँ पे इंटेंसिटी वेरी कर रहा है, वेरी करते हुए मैक्सिमम से 0 तक पहुँच रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन पोलराइज लाइट ऑन rotating Polaroid, the intensity of light vary from
मैक्सिमम टू 0। अब देखिए जब इसको हम हॉरिजॉन्टल मतलब इसके वर्टिकल रख मतलब इसके बीच में मतलब ये जो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और फ्लोराइड का पास एक्सिस दोनों को अगर अलाइन किए तो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे। अगर उसी को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्शन में कर दिए तो यहाँ से सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशन है वो सारे के सारे कट हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइट जो होता है इंटेंसिटी ऑफ इमरजेंट लाइट, यहाँ पे इमरजेंट कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इमरजेंट लाइट ये वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि देखिए अगर हमको डिस्टिंग्विश करना है तो अगर अनपोलराइज लाइट रहेगा तो हम पोलराइज को अगर रोटेट करेंगे तो उसका इंटेंसिटी सेम रहेगा। अगर पोलराइज लाइट है तो अगर यहाँ पे हम पोलराइज को अगर वेरी करेंगे मतलब इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद जो आ रहा है इंटेंसिटी वेरी कर रहा है, इंटेंसिटी एक बार मैक्सिमम हो रहा है और एक बार 0 हो रहा है। इसी तरह से हम लोग पार्शियल पोलराइज लाइट को भी देख सकते हैं। तो यहाँ से पार्शियल पोलराइज लाइट को भी देख सकते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए सब कुछ तभी सेम ही रहेगा। अब ये ले रहे हैं पार्शियल पोलराइज लाइट, तो इसको मिटा देते हैं। पहला ये था, दूसरा ये हो गया, ये पहला, इसको पहला कर लीजिएगा। अभी जो ये बना हुआ है इसको दूसरा, अभी जो कर रहे हैं वो तीसरा हो जाएगा, तीसरा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से सर्कुलर प्लेन ही लेंगे। तो इसमें जो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म नहीं होगा। मान लिए कि यहाँ पे वर्टिकल का एलोंग, जो वर्टिकल के एलोंग मैक्सिमम वाइब्रेशन हो रहा है, ये है पार्शियल पोलराइज लाइट। इसको पार्शियली हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। मान लीजिए कि ये पार्शियली लिख दिए, चलिए सही से लिख देते हैं। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। अब देखिए इसके इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आप देखिए इंटेंसिटी इसका मान लीजिए शुरुआत में I0 है। तो अभी इस डायरेक्शन में देख रहे हैं जब वर्टिकल कंपोनेंट है, अभी ये जो निकलेगा पोलराइज लाइट ही होगा। तो फिलहाल तो ये पूरा कंप्लीट तो नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटेंसिटी जो होगा वो वेरी करेगा, इंटेंसिटी वेरी करेगा, लेकिन इसमें इंटेंसिटी कभी 0 नहीं हो सकता है। इस देखिए कि ये हो गया लाइट को प्रोपेगेट करने का डायरेक्शन। अब यहाँ से जो लाइट निकलेगा, अभी अगर हम देख रहे हैं तो मान लीजिए कि इससे 2 वाइब्रेशन मतलब 3 वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है। तो इंटेंसिटी इसका मान लीजिए I डाइस है। I0 तो होगा नहीं, क्योंकि जनरली अभी देख रहे हैं कि कुछ कंपोनेंट इससे टिल्ट है और कुछ जो है सो वर्टिकल है। तो वर्टिकल तो सीधा निकल जाएगा, और जो टिल्ट है, टिल्ट का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट निकल पाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएगा। इसी तरह से अगर हम रोटेट कर करके इसको अगर हॉरिजॉन्टल करते, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल कर दें, मान लीजिए कि इस पास एक्सिस को कुछ इस तरह से कर दिए, हॉरिजॉन्टल कर देंगे, तो हॉरिजॉन्टल करने के बाद देखिए अभी 0 नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए अगर ये कुछ टिल्ट जो, तो इसका कुछ कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट होगा, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो वेरी करेगा, मैक्सिमम से मिनिमम तो होगा, लेकिन 0 कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इन पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, इन partially polarized light on rotating polarized the intensity of emergent light vary करेगा, vary from maximum to minimum but नेवर बी 0, कभी भी ये 0 नहीं होगा, नेवर बिकम 0 कर सकते हैं। थोड़ा इंग्लिश मेरा गड़बड़ है, आगे पीछे हो जाए तो माफ़ करना। तो देख लिए
तो यहाँ से आपको डिस्टिंग्विश करने कह दिया जाए तो कर सकते हैं। सामने एक पोलराइड रखेंगे, अगर पोलराइड को रोटेट करने के बाद अगर देखेंगे इंटेंसिटी रिमेंस सेम है, मतलब उसका चेंज नहीं हो रहा है, तो वो अनपोलराइज लाइट हो जाएगा। और रोटेट करने के बाद इंटेंसिटी मैक्सिमम से 0 हो जाएगा तो वो कंप्लीटली पोलराइज लाइट है। इसी को प्लेन पोलराइज लाइट भी कहते हैं। कभी कभी यहाँ पे लिखा रहता है कि प्लेन पोलराइज लाइट, तो उसको समझ लेना कि फुल्ली पोलराइज लाइट हो जाता है, तो उसको ही कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। अब पार्शियल में देख रहे हैं कि जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे तो मैक्सिमम से मिनिमम वेरी करेगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये 3 तरीका था, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं मालस लॉ, क्योंकि आप हेडिंग में देखे होंगे उसमें मालस लॉ। तो पहले समझते हैं मालस लॉ क्या है। तो बोर्ड पे हेडिंग दे दिए हैं, हेडिंग है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू पोलराइड। इसी को मालस के द्वारा बताया गया था। इसके अंदर एक पार्टिकुलर केस जो आता है उसको मालस लॉ कहते हैं। वो इंटेंसिटी को बताया था कि इंटेंसिटी अगर किसी पोलराइड से अगर पास कराते हैं पोलराइज लाइट का, अनपोलराइज का नहीं, पोलराइज लाइट का, तो इंटेंसिटी वेरी करता है। तो वो किस तरह से वेरी कर रहा है, वो वेरिएशन जो बताया था वो मालस के द्वारा, और उसी को मालस लॉ कहते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि 3 केस लेंगे और तीनों केस से आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से इसका वेरिएशन होगा। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है। तो ये लाइट का प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन है, तो इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है। तो पोलराइज लाइट हम लोग कैसे मिलेगा, तो अनपोलराइज लाइट को लेंगे, उसके सामने एक पोलराइड लगा देंगे, तो पोलराइड के बाद जो भी पास जो लाइट बचेगी, मतलब पोलराइड से निकलने के बाद वो पोलराइज लाइट होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक, सॉरी ये बड़ा हो गया, छोटा सा, मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर प्लेन ले लिए। तो इसके अंदर जो है सो ये अनपोलराइज लाइट है। तो अनपोलराइज लाइट है, तभी जान रहे हैं कि हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा। ये है अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट। और इसके सामने हम लोग रखेंगे एक पोलराइड। तो ये भी पोलराइड जो होगा वो भी, थोड़ा सा सही बनो, तो मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह से, इसके ऊपर पास एक्सिस जो है कुछ ऐसे है। तो इस पोलराइड को, ये पोलराइड है, इसको P1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये पोलराइड है जिसका नाम P1 है। तो इनसे जो रे निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे पोलराइज लाइट, और उसका जो दिखाने का डायरेक्शन है कुछ इस तरह से। इसको प्लेन पोलराइज लाइट भी कहते हैं या पोलराइज लाइट भी। तो इसको PPL का भी लिखा रहे, तो घबराने की बात नहीं है। इसको प्लेन पोलराइज लाइट को, जैसे पोलराइज लाइट है तो इसको जैसे कि पोलराइज लाइट, तो इसको कभी कभी किताबों में प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉल में PPL मतलब प्लेन पोलराइज लाइट है। तो जहाँ भी PPL लिखा रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि जो पोलराइज लाइट के बारे में कह रहा है या उसी को प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। तो ये अब हम इसको मिटा देते हैं, अगर कहीं पे लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं। तो ये है पोलराइज लाइट। तो फिलहाल यहीं पे लिख देते हैं कि ये है पोलराइज लाइट। अब यहाँ पे इंटेंसिटी हम देखेंगे कि जैसे कि P1 है तो एक और पोलराइज लगा दें, क्योंकि जैसे कि हम लोग तो पहले अभी देखे कि जो ये इस पोलराइज का काम था कि हमको पोलराइज लाइट मिल जाए। अब इसको हम किसी पोलराइजर से गुजारेंगे या पोलराइड से गुजारेंगे तो उसका इंटेंसिटी क्या आने वाला है। तो पहले हम लोग तो इसको रखेंगे इसी के एलोंग इसका वर्टिकल एक्सिस या पास एक्सिस। तो पास एक्सिस जो होगा पहले इसके एलोंग होगा। तो यहाँ से निकलने वाला जो है वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन जो हो रही है उस पास एक्सिस के एलोंग हो रहा है। इसका पास एक्सिस है, ये पास एक्सिस है। तो इस पोलराइड को P2 से कहा जाता है। ये फर्स्ट केस हो जाएगा जब P1 और P2 के बीच में 0 हो। तो इसको हम मिटा देते हैं। आप समझ सकते हैं कि यही मालस लॉ है। तो फर्स्ट केस है जो ये
आप लोग हेडिंग में यही दीजिएगा, व्हेन एंगल बिटवीन, मतलब इसके बाद जो लिखना है यही लिखना है, एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज 0। अभी देख रहे हैं कि जो P1 और P2 है उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 है। तो अगर इसका इंटेंसिटी मान लेते हैं कि I है, I0 है, तो इसका भी इंटेंसिटी I0 ही होगा। क्योंकि अभी आप इससे पहले देखे थे पोलराइज लाइट को अगर हम किसी पोलराइड से गुजारते हैं, किताबों में इसको पोलराइड कहते हैं और इसको कभी कभी एनालाइजर भी कहते हैं। तो इससे घबराने की बात नहीं, ये भी पोलराइड ही है, लेकिन ये एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इसको एनालाइजर कहा जाता है। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि जो पास एक्सिस है वो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही है, तो सारे के सारे वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर जाएगा। तो इस केस में जो इंटेंसिटी होगा वो 100% हो जाएगा। अगर I0 है तो I0 ही बचेगा। उसके बाद हम लोग सेकेंड केस ले रहे हैं। तो सेकेंड केस में देखते हैं कि इसे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या इसको कभी भी C से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फिर सामने हम लोग लगाएंगे एक अनपोलराइज लाइट होगा। जितने भी ऑर्डिनरी लाइट होते हैं, मतलब जो सन से निकल आ रही है लाइट या ट्यूबलाइट से जो हो या इस तरह से बल्ब है, तो सभी जो लाइट होते हैं वो अनपोलराइज लाइट होते हैं। और जब कभी रिफ्लेक्शन करती है, जैसे कि आप बोर्ड पे कभी रिफ्लेक्ट होने के बाद देखते हैं कि आपके आंखों में चमक आ रही है, तो वो होते हैं पोलराइज लाइट। तो पोलराइज लाइट हम लोग उतना क्लियरली देख नहीं पाते हैं। तो जो बेस्ट लाइट होता है वो अनपोलराइज लाइट ही होता है, और इसका वाइब्रेशन कुछ इस तरह से हो रहा है। तो ये है अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट को UPL, हालांकि ये किताबों में नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी समझ लीजिए अनपोलराइज लाइट को इस तरह दिखाए हैं। और उसके सामने हम लोग लगाएंगे एक पास एक्सिस, ये हो गया। इसको P1 से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी देखे हैं। तो यहाँ से निकलेगा पोलराइज लाइट, और सामने लगाएंगे हम लोग एक पोलराइड, या इसी को कहते हैं किताबों में एनालाइजर। तो ये कुछ इस तरह से इसका डायरेक्शन जो इस बार लिखे हैं P1 और P2 के बीच का, आपको पता क्लियरली चल रहा होगा कि जो इस बार 90 डिग्री है। अगर P1 का इस तरह से पास एक्सिस है तो P2 का एक्सिस पास एक्सिस कुछ इस तरह से है। तो इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन दिख रहा है कि वो 90 डिग्री है। सेकेंड केस लिए है, व्हेन एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज 90 डिग्री। तो अभी मान लीजिए इसका इंटेंसिटी अगर I0 है, तो इसका इंटेंसिटी देख रहे हैं कि जो भी लाइट निकलेगा, अगर लाइट जो निकलेगा तो वो तो वर्टिकल कंपोनेंट है सारे के सारे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे तो कोई भी पास एक्सिस है नहीं। अगर पास एक्सिस अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो इंटेंसिटी आने वाला है वो 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो इंटेंसिटी होती है वो 0 होता है, आप देख लिए हैं। अब उसके बाद जो है सो थर्ड केस हम लोग लेंगे, जिसमें इस पास एक्सिस कुछ टिल्ट कर देंगे। ये तो फर्स्ट था, ये सेकंड था, तो आप थर्ड लेने वाले हैं। तो ये इसको हम मिटा रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह कमी है। तो इनके बाद ही आपको बनाना, मतलब ये इसको बना लीजिए अभी पॉज कर करके, उसके बाद ही बनाना नीचे। तो नीचे जो बनाना है वो इस तरह से कुछ है। और ये थर्ड केस जो इसी को मालस लॉ से नाम दिया जाता है, ये मालस लॉ। इसमें जो पास एक्सिस होती है कुछ टिल्ट होता है। मान लीजिए कि इन दोनों के बीच जो एंगल है वो थीटा का हो, P1 और P2 के बीच, ये थर्ड केस है। व्हेन एंगल बिटवीन P1 एंड P2 इज थीटा। तो इस केस में इंटेंसिटी जो होती है, जैसे मान कर चलिए अभी जो 3 लाइट्स दिखाए थे तो कंप्लीट नहीं, इसमें जो लाइट पास करेगा इसका इंटेंसिटी कुछ डिक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज जो होता है उसका रिलेशन भी दिया गया था मालस के द्वारा। इसके द्वारा जो इंटेंसिटी होती है वो होता है I0 cos स्क्वायर थीटा। और थीटा वही है P1 और P2 के बीच का एंगल। अब देखिए दिमाग में चल रहा होगा कि आपको तो पता हो रहा है कि जैसे कि ये कंपोनेंट अगर थीटा एंगल अगर टिल्ट किए हैं तो यहाँ से आना चाहिए I0 थीटा। तो ऐसा ना हो करके आप देखिए
जैसे कि यहीं पे समझा रहे हैं थोड़ा सा कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर पोलराइज लाइट इस डायरेक्शन में है, कुछ इस डायरेक्शन में है, और जो पोलराइडर है कुछ इस तरह से, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, तो जो पोलराइज लाइट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। मान लिए कुछ इस तरह से आया। तो ये वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है वो एम्पलीट्यूड है। इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो इसका हो जाएगा एम्पलीट्यूड ए कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन जो हो रहा है पहले एम्पलीट्यूड का हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर का होता है। तो इसको हम लोग के ए स्क्वायर कर सकते हैं इस तरह से, देख रहे हैं। आई नॉट इक्वल टू या आई इक्वल टू के स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर इसका इंटेंसिटी मान ले आई है, तो इसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कोस, मतलब ए स्क्वायर कोस थीटा हो जाएगा। तो इसका जो इंटेंसिटी आने वाला है वो हो जाएगा, इसको आई नॉट ही मान लीजिए। तो स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं के ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से के ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई नॉट। तो यहीं से तो ये आई नॉट है, ये हो जाएगा आई नॉट। और ये जो आई इक्वल टू आई नॉट है इसी को कहते हैं मालस लो। इसको नीचे लिखिए आप लोग, ये है मालस लो। किसी भी पोलराइज लाइट को अगर हम किसी पोलराइड के थ्रू अगर गुजारते हैं या पास कराते हैं तो उसका इंटेंसिटी कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है। अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो जो गुजरने के बाद इंटेंसिटी बचेगा वो आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यही रिलेशन जो दिया गया था मालस के द्वारा, तो इसी को मालस लो कहा जाता है। तो इसको पॉज करके नोट कीजिए आप लोग अच्छी तरह से। तो अब देख लेते हैं पोलराइड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो इसका यूजेज लिख सकते हैं, यूजेज ऑफ पोलराइड। तो फर्स्ट तो अभी देखें कि दो पोलराइड का इस्तेमाल करके किसी भी लाइट का इंटेंसिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो यही हो जाएगा, यूजिंग टू पोलराइड we can change the intensity of any light। किसी भी लाइट का हम लोग दो पोलराइड का इस्तेमाल कर करके इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। अगर मान से अनपोलराइज लाइट है तो उसके सामने एक पोलराइज लगाएंगे, तो पोलराइज लगाने के बाद पोलराइडर लगाने के बाद पोलराइज हो जाएगा। और वो पोलराइज लाइट जो है उसके सामने अगर एक पोलराइज लगा देंगे, जो P1 अगर फर्स्ट वाले के बाद में सेकंड को P2 मानेंगे, अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो इंटेंसिटी जीरो भी कर सकते हैं। और किसी और एंगल पे तो आप जानते हैं आई इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा मालस लो के द्वारा कहा गया था। वी कैन चेंज द इंटेंसिटी ऑफ एनी लाइट, किसी भी लाइट का लाइट, एंड मेक इट टू बी ज़ीरो, और ज़ीरो भी हम लोग कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट यूज था। सेकेंड यूज होता है पोलराइड ग्लास में होता है। सन ग्लासेस देखे हैं, तो सन ग्लासेस के अंदर जो है सो पोलराइड्स लगे होते हैं, तो उसको हम लोग पोलराइड ग्लास भी कहते हैं कभी कभी, पोलराइड ग्लासेस, या इसी को एंटी ग्लेयर ग्लासेस भी कहते हैं, एंटी ग्लेयर ग्लासेस। तो इनका इस्तेमाल इसलिए क्या होता है कि देखिए
बहुत सारे जैसे कि जितने भी लाइट होते हैं वो रिफ्लेक्ट जब किसी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से करता है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद जो है सो वो लाइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्शियली पोलराइज हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम उसको देखते हैं तो हमारी आंखों पे चमक आती है, उसको क्लियरली दिख नहीं पाता है। सिंपली आप क्लास में अगर बोर्ड पे अगर पढ़ाई हो रही होता है, सामने लाइट लगा होता है, तो लाइट से जब रिफ्लेक्शन आप लोगों को देखते होंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर दूर बैठे हुए हैं तो आपको क्लियर नहीं दिख पाता है। क्लियर नहीं दिखने पाने के बाद क्या है कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्शन के बाद वो पोलराइज हो चुका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो पोलराइज लाइट क्लियरली आपको दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं लाइट कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन from any shiny object like wet road। देखिए कभी कभी जो होता है आपको रोड अगर देखेंगे तो रोड में पानी पानी दिखता होगा जनरली, तो उस समय जो होता है वो लाइट का पोलराइजेशन की वजह से होता है। तो ये जैसे वेट रोड है तो वेट रोड पे भी जो होता है वहाँ पे पोलराइजेशन हो जाता है, वेट रोड। एक होता है जैसे कि अगर कोई भी फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ के ऊपर में जो है सो एक ग्लास कवर लगा देता है, तो ग्लास कवर लगाने के बाद भी जो रिफ्लेक्शन जब हो करके उससे निकलती है लाइट तो वो भी पोलराइज हो जाता है। तो लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं ग्लास कवर ऑफ, यहाँ पे ग्लास कवर ऑफ पेंटिंग, चाहे फोटोग्राफ कहें बात एक ही है, पेंटिंग ये सेकंड हो गया। चाहे स्मूथ टेबल भी कह सकते हैं, स्मूथ टेबल। द रिफ्लेक्टेड लाइट get partially polarized in horizontal direction में, in horizontal direction ऐसा होता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग एंटी ग्लेयर ग्लास लगाते हैं। एंटी ग्लेयर ग्लास उसमें के अंदर जो पोलराइड का पास एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं सो वी यूज, या इसी को कैसा पोलराइड ग्लास विथ वर्टिकल पास एक्सिस। अगर पास एक्सिस उसका वर्टिकल रहेगा तो आप जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होगा वो कट जाएगा मैक्सिमम का, वर्टिकल पास एक्सिस। तो आप इसका इस्तेमाल कर लिए। इसका अगर देखिएगा अगर मतलब एनसीईआरटी में तो ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, अगर किसी रेफरेंस बुक में देखेंगे तो इसका बहुत सारा इस्तेमाल दिया हुआ है, लेकिन हम बस उन्हीं को बात कर रहे हैं जिसका आपको ज़रूरी है। इनका बहुत सारा इस्तेमाल हो सकता है, अगर चाहें तो आप कहीं से पढ़ भी सकते हैं। और थर्ड जो होता है वो जनरली हेडलाइट हो चाहे विंड स्क्रीन होता है कार का, उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये तो सेकेंड 2 यूज हो गया है, थर्ड यूज है हेडलाइट एंड विंड स्क्रीन ऑफ कार। यहाँ हम सिर्फ कार लिखे, आप किसी भी व्हीकल्स को ले सकते हैं, चाहे ट्रक हो, कार हो, बस हो, जिस तरह का भी हो सब हो सकता है। तो इनके अंदर जैसे मान करके चलिए, अभी पहले इसको समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये हेडलाइट है, टेढ़ा मत होना, ये हेडलाइट है, तो हेडलाइट से यहाँ पे मान के चलिए बहुत सारा रे ऑफ लाइट निकलती है, ये
रे ऑफ लाइट निकल रही है, तो मान लेते हैं कि ये कार 1 है, और सेकेंड कार जब इधर से आ रही है तो इसका मान लिया कि विंड स्क्रीन कुछ इस तरह से है, ये है विंड स्क्रीन। विंड स्क्रीन है, जिसे मान लीजिए कार 2 है। अगर सामने से कार 1 आ रही है, इसे मान लीजिए कि विंड, इसमें ये हेडलाइट है, तो इधर से जैसे ही देखेगा तो सारा का सारा लाइट उसके जो है आँख पे पड़ेगा, तो आँख पे जैसे ही पड़ेगा अचानक से तो इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे हो इसके ऊपर, मतलब यहाँ पे चाहे अगर हम विंड स्क्रीन रखें चाहे पोलराइड मतलब हेडलाइट रखें, तो इसमें लगा होता है पोलराइड कांच। तो पोलराइड कांच जो होते हैं वो टिल्ट होता है 45 डिग्री जो है सो राइट से। तो यहाँ पे ले सकते हैं, इसमें जो पास एक्सिस होता है, पास एक्सिस टिल्टेड 45 डिग्री टू राइट। अब देखिए इसका जो होता है वो 45 डिग्री से टिल्ट होता है कुछ इस तरह से, मतलब राइट से। अगर मान चलिए ये इसका राइट है तो कुछ इस तरह से टिल्ट है ये सामने से, और इधर से हम देखेंगे तो ये है, तो ये भी अपने राइट से टिल्ट होता है, ये 45 डिग्री। तो अभी देख रहे हैं कि ये सामने से जो आ रही है उसका जो पोलराइड ग्लास है कुछ इस तरह से लगा हुआ है, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में है, इस दो देखिए इस डायरेक्शन में, ये अपने राइट से। अगर मान चलिए ये इसका राइट है तो इसके राइट से ये 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री इस पे है, और इधर से देखेंगे जो कार आ रही है उसका ये 45 डिग्री है। तो इनका 45 और इनका 45, दोनों के बीच का एंगल देख रहे हैं कि 90 डिग्री हो रहा है। तो जब 90 डिग्री हो रहा है थीटा इक्वल टू, तो इनका इंटेंसिटी जो है वो इनके लिए 0 हो जाएगा। तो फिर ये इसको देखेगा कैसे, दिमाग में अगर बात आ रही है तो ये अपने हेडलाइट से देखेगा, क्योंकि इसका हेडलाइट जो है वो तो इसी के अलोंग है, तो ये सारा का सारा इंटेंसिटी अपने हेडलाइट का दिखेगा, और ये हेडलाइट इसके ऊपर मतलब इस गाड़ी के ऊपर अगर पड़ेगी तो आसानी से दिख जाएगा। तो आसानी से दिख जाएगा तो इनकी वजह से इसको कोई खतरा भी नहीं हुआ, ये अपना आराम से देख भी पाया है। तो हर लाइट का अपना अपना जो है सो एक पोलराइड ग्लास होता है, और पोलराइड ग्लास जो होते हैं वो टिल्ट होते हैं 45 डिग्री राइट से, मतलब पोलराइड के अंदर जो पास एक्सिस होते हैं। लेकिन अभी जो कार बन रहे हैं उसके अंदर जो है सो या तो 100% ये पोलराइड ग्लास लगाता भी नहीं है, या कभी जो है सो तो उसका एंगल का जो उतना अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा कि सामने से आ रही जो कोई गाड़ी होती है उसका लाइट आपको चमकता हुआ दिखेगा। ये चमकता हुआ दिखता है तो या तो उसके अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग जो है सो कुछ गड़बड़ी। अगर कंप्लीटली किया जाएगा तो किसी तरह का भी दिक्कत नहीं होगा, वो अपने लाइट से इसको देख करके आराम से गुजर सकता है, इसका लाइट की वजह से उसको कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है ब्रिस्टर लॉ। तो ब्रिस्टर लॉ को पहले जो है हम लोग हेडिंग कुछ और है उसका, लेकिन इसको एक्सप्लेन किया था ब्रिस्टर के द्वारा, तो इसीलिए इसको ब्रिस्टर लॉ कहा जाता है, और उसका डेफिनेशन भी हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो ये है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो देखिए एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग भी दिया हुआ है, और हम लोग जनरली पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रिस्टर लॉ आता है इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग जो होता है वो बहुत ही आसान है। जनरली मान लीजिए सनलाइट अगर है तो सनलाइट से बहुत जितने भी रेयर आ रही है, अगर वो कुछ ऐसे पार्टिकल पे टकराती है, जनरली अगर मान चलिए सनलाइट ऊपर से आ रही है, यहाँ पे कोई पार्टिकल, और पार्टिकल का साइज जो बताया गया है वो लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। तो जैसे ये आ करके यहाँ पे मान के चलिए अभी ये लाइट ऊपर से आ रही है, और यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो बहुत ही छोटा है, तो इनसे टकराने के बाद जो है सो ये अगर देखेंगे इस डायरेक्शन से, मतलब इस लाइट के इससे पार्टिकल टकराया, टकराने के बाद अगर इस डायरेक्शन से देखेंगे तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होते हैं वो पोलराइज हो जाते हैं। तो इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है ये बहुत ही मायने रखता है, इस पर क्वेश्चन भी होता है। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, अभी आप देखें कि जैसे ही रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट जो होती है वो पार्शियली पोलराइज होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये ब्रिस्टर के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था, और इसके अंदर जो है सो हम लोग ब्रिस्टर लॉ भी पढ़ेंगे, ब्रिस्टर्स लॉ, इसके अंदर ब्रिस्टर लॉ पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने बताया था कि
तो इनके अकॉर्डिंग था कि जब कोई, मान के चलिए अभी आप पढ़े ही हैं, व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास भी मान सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ग्लास है, लाइक ग्लास, तो रिफ्लेक्टेड रे बिकम, अभी देखे ही हैं कि जैसे रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन होकर जब लाइट आती है तो वो पार्शियली पोलराइज हो जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बिकम पार्शियली पोलराइज्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो अभी यहाँ से हम जो है सो दिखा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का एक बाउंड्री है, ये मान लीजिए बाउंड्री है, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, टेढ़ा मत हो, मान लीजिए कि हाँ, तो नीचे मान लेते हैं कि जो ये अंदर कांच है, मतलब इस तरफ ग्लास मान लेते हैं और ऊपर जो है सो एयर है, तो दो बाउंड्री, ये मान लेते हैं कि बाउंड्री है, ये ग्लास मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है। तो यहाँ से अगर जब से लाइट आएगी, इंसिडेंट करेगा, जैसे अभी जो लाइट आ रही है, जैसे ये इंसिडेंट लाइट है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि एक नॉर्मल बनाते हैं, और जब ये एयर से होकर के, ये किस में आएगा, एयर से होकर के अगर ग्लास में आएगा, तो रेयर से डेंसर में आ रहा है, तो कुछ ये रे जो है सो टिल्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से, और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो अभी जो लाइट आ रही है वो ऑर्डिनरी लाइट है, क्योंकि अभी तो ये किसी पोलराइज से हम इसको गुजारे नहीं है, तो ये भी जो लाइट है वो अनपोलराइज लाइट है। तो अनपोलराइज लाइट को हम लोग दिखाते हैं कुछ इस तरह से, देखिए दो तरीका होता है, एक तो उस तरह से दिखाए थे, और ये कुछ इस तरह से, ये जो डायरेक्शन है ये इस तरह से, इसको अनपोलराइज लाइट कहते हैं, ये है अनपोलराइज्ड लाइट। अभी देखिए, अगर इस डायरेक्शन में चल रही है लाइट, तो सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, कुछ इस तरह से, अगर मान के चलिए कुछ टेढ़ा है तो उसका कुछ कंपोनेंट टूट करके वर्टिकल हो जाएगा या हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो अनपोलराइज्ड लाइट को दिखाने का एक तरीका ये भी है, जैसे अगर कहीं पे आपको दिया रहे इस तरह से, अगर इस तरह से दिया हुआ है, तो आप इसको कंसिडर करेंगे कि अनपोलराइज लाइट है, ये अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट, UPL शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। तो इनसे जो टकराने के बाद है वो लाइट हो जाती है पार्शियली पोलराइज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मान लीजिए कि ये जो पोलराइज हुआ है कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से, हॉरिजॉन्टल को हम लोग सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से। अभी भी कुछ लाइट जो है सो अनपोलराइज है, कुछ अनपोलराइज लाइट है अभी भी बाकी, लेकिन मैक्सिमम जो है सो वो पोलराइज हो चुका है। लेकिन जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो तो अनपोलराइज ही रहेगा, ये अनपोलराइज ही है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है। और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो पार्शियली पोलराइज हो जाता है, और देखने कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। लेकिन डिग्री ऑफ पोलराइजेशन जो होती है इसका इंक्रीज होता है अगर हम इंसिडेंट एंगल को चेंज करें। जनरली ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट एंगल। अभी ये एंगल आई है, अगर आई को हम चेंज करेंगे तो आई को चेंज करने के बाद देखा गया है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये पार्शियली
पोलराइज से कंप्लीटली पोलराइज हो जाता है एक पार्टिकुलर एंगल पे। जैसे जैसे इस एंगल को हम चेंज करेंगे तो इसका पोलराइजेशन इंक्रीज होता है, लेकिन एक पार्टिकुलर एंगल जो होता है इसको हम लोग IP कहेंगे और IP का वैल्यू निकालेंगे भी, तो उस एंगल पे ये रिफ्लेक्टेड रे जो होते हैं वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाता है, उसको प्लेन पोलराइज लाइट भी कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो उसको भी हेडिंग मिटा ही देते हैं। डिग्री ऑफ polarization of reflected light depends on angle of incidence, depends on angle of incidence। लेकिन जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं तो एक ऐसा एंगल आता है जब रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए, अगर इन दोनों के बीच अगर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है वो कंप्लीटली पोलराइज लाइट हो जाता है। यहाँ से लिख सकते हैं एट पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस when reflected ray become परपेंडिकुलर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टेड रे, देन रिफ्लेक्टेड लाइट, तब उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड लाइट मिलते हैं वो कंप्लीटली पोलराइज लाइट होते हैं। देन रिफ्लेक्टेड लाइट completely polarized। जिस एंगल पे होता है उस एंगल को एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहा जाता है या एंगल ऑफ ब्रिस्टर, क्योंकि जनरली ये ब्रिस्टर के द्वारा दिया गया था तो इसलिए इसको ब्रिस्टर लॉ भी कहते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस is called angle of polarizing, जिसको IP से रिप्रेजेंट किया जाता है, या एंगल ऑफ ब्रिस्टर और एंगल ऑफ ब्रिस्टर्स, और एंगल ऑफ ब्रिस्टर को IB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आप देख लें कि जैसे हम लोग इंसिडेंट लाइट को, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट जो निकल रहा है उसका पोलराइजेशन बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते जो एक ऐसा पार्टिकुलर एंगल आता है जहाँ पे ये 100% पोलराइज हो जाता है। तो ये 100% पोलराइज हो चुका है। तो आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे अभी वैसा ही है, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो कम्प्लीटली पोलराइज हो चुका है।
और इसी एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बीच में जो रिलेशन बताया गया था वो ब्रिस्टर के द्वारा, उसको ब्रिस्टर लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा, उसको ब्रिस्टर लॉ कहते हैं और उसी को किताबों में लैंग्वेज में लिखा रहता है, तो आप चाहें तो उसको पढ़ भी सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग एंगल ऑफ स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो आप जानते हैं ये एयर है और ये ग्लास मीडियम है। तो ग्लास मीडियम का मान लीजिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू है, तो यहाँ से हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो देखिए बहुत दिनों बाद स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल हो रहा है और याद भी होगा स्नेल्स लॉ क्या होता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्नेल्स लॉ से इस्तेमाल कर करके ब्रिस्टर लॉ तक पहुँचते हैं। तो स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ हम लोग लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ के लिए आप लोग को चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं कि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जनरली इसको अगर कहा जाए तो उल्टा होता है इसका, तो ये इसका μ2 डिवाइड बाय μ1 होता है। तो μ1 जो है सो 1 ही है। तो यहाँ पे हम लोग r निकालते हैं। तो ये एंगल जो होता है उसको हम लोग r कहते हैं। तो अभी हम लोग r को p के टर्म में रखेंगे। तो अभी देखिए अगर ये एंगल IP है तो ये भी तो एंगल IP होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। और देख रहे हैं कि ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये नॉर्मल से लेकर के यहाँ पे देखेंगे सरफेस तक, मतलब जो बाउंड्री है तो उनके बीच 90 डिग्री है। तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस IP। और अभी हम लोग कंडीशन लगाए हैं कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 माइनस P है तो ये एंगल जो हो जाएगा वो IP। क्लियर हो रहा है? देखिए पहले IP हुआ, उसके बाद 90 माइनस IP है, फिर देखिए ये एंगल 90 है, तो अगर ये 90 माइनस IP है तो ये IP होगा। उसी तरह से अगर आप देख रहे हैं कि ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल जो है, ये यहाँ से लेकर एंगल यहाँ तक जो है वो 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल आने वाला है वो 90 माइनस IP हो जाएगा। तो R मिल चुका है 90 माइनस IP। तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे वैल्यू। तो साइन I की जगह रखेंगे IP और डिवाइड बाय, चलिए इसको उस तरह मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू, और साइन R की जगह पे, साइन R की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं 90 माइनस IP। तो 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं जनरली हम लोग म्यू कोस IP। अब देखिए इस कोस को इस तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद जानते हैं कि ये हो जाएगा साइन IP डिवाइड बाय कोस IP इक्वल टू म्यू, और साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा tan IP इक्वल टू म्यू। तो अब हम लोग अगर दो मीडियम दिया हुआ तो दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दिया हुआ तो स्नेल्स लॉ लगा करके हम लोग उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल चुका है कि ये tan IP इक्वल टू जो म्यू है इसी को कहते हैं ब्रिस्टर लॉ। यही है ब्रिस्टर BREWSTER ब्रिस्टर्स लॉ। मतलब देखिए, तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एट पार्टिकुलर एंगल ऑफ IP, जहाँ पे लिख सकते हैं वेयर IP इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, देन रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट। तो इसी को हम लोग कहते हैं ये ब्रिस्टर लॉ। तो देखिए इसके ऊपर जो है सो कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। तो पहले इसको आप लोग पॉज करके नोट कीजिए, हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देते हैं, उसको बनाइए एक बार, उसके बाद हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, दो क्वेश्चन लिखे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एयर, मतलब वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ 4/3 है। तो जनरली आपको पता है कि म्यू दिया हुआ है वाटर का, तो यहाँ से हम लोग म्यू भी का वैल्यू लिख सकते हैं 4/3। अभी ब्रिस्टर एंगल निकालने के लिए इसे मान के चलिए मीडियम है, तो ऊपर एयर है और नीचे ग्लास है, तो इसी का हम लोग मानते थे म्यू। तो जनरली जो 4/3 दिया हुआ इसी का वैल्यू दिया हुआ, तो यहाँ से हम लोग लगा सकते हैं सीधा फॉर्मूला
भी पढ़े हैं 10IP इक्वल टू म्यू, तो यहाँ से 10IP इक्वल टू म्यू का वैल्यू 4/3। अब ये फेमस ट्रायंगल आप जानते ही हैं, मतलब ये ट्रायंगल जो होता है, अच्छी तरह से बना दें कि अगर ये 53 डिग्री हो तो ये सामने वाला 4 होता है और नीचे 3 होता है। अगर ये देखें 37 डिग्री वाला के सामने क्या होता है 3, और जो बड़ा एंगल उसको सामने होता है 4। तो इसमें अगर tan थीटा निकालना चाहें तो 53 डिग्री इक्वल टू जो होता है वो 4/3 होता है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं IP का वैल्यू सीधा 53 डिग्री, या इसी को ब्रिस्टर एंगल भी कह सकते हैं IB। ब्रिस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल दोनों एक ही है। और सेकेंड में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ये रे ऑप्टिक्स का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, तो क्रिटिकल एंगल जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको थीटा सी, ये ऐसा एंगल होता है जिसके बाद जो है कम्प्लीटली TIR दिख जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये दिया हुआ 45 डिग्री, और जो साइन थीटा सी होता है वो 1/μ होता है। तो साइन थीटा सी पुट कीजिए, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/μ। तो साइन 45 का वैल्यू जानते ही हैं 1/√2 होता है, तो यहाँ से 1/√2 आ जाएगा, और ये 1/μ है। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू जो है सो आ चुका है, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √2 है। और ब्रिस्टर एंगल निकालना है तो आप फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि 10IP इक्वल टू होता है म्यू, और म्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है √2। तो यहाँ से IP निकालना तो 10 इनवर्स √2 आ जाएगा, या इसी को ब्रिस्टर एंगल भी कहें चाहे पोलराइजिंग एंगल भी कहें। तो IB जो आ चुका है वो 10 इनवर्स, क्योंकि ये √2 का तो वैल्यू जानते ही नहीं है तो इसको इनवर्स में ही रख देंगे, 10 इनवर्स √2। तो छोटा छोटा क्वेश्चन इस पर बन सकता है, तो जो पॉसिबिलिटी हो सकता था हम बता दिए हैं। तो इसी को ख़त्म करने के बाद जो है सो आपका वेव ऑप्टिक्स ख़त्म हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग लेकर आते हैं मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर हम लोग पहला पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।